नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी आज़ादी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विदेह किशोरावस्था में पहुँच गया था, पर माँ बाबूजी थे कि अभी भी बच्चा समझते थे। उसकी हर गतिविधि में अपना हस्तक्षेप रखते थे, जबकि विदेह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहता था। अपनी आज़ादी के लिए उसने जो कदम उठाया, क्या वो ठीक था? कृपाशंकर स्कूल जाने के समय अपने 16 वर्षीय कुलदीपक इकलौते पुत्र विदेह को सजाते हुए कह रहे थे कि टाई की नॉट तिरछी क्यों है, इधर आओ। हाँ, अब ठीक है। और ये बाल, उफ विदेह, तुम इन्हें माथे पर क्यों गिराए रहते हो? मैं तो तरस गया कि मेरे बाल तुम्हारे बालों की तरह ऊपर की ओर मुड़े, पर कितना भी ऊपर करता हूँ ये माथे पर ही आ जाते हैं। और तुम्हारे बाल ऊपर की ओर रहते हैं तो भी तुम उन्हें माथे पर छितराए रखते हो। वही फिल्मी स्टाइल। अरे, पुरुषों का चौड़ा माथा प्रखर बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये कहते हुए पुत्र को हाथ से थाम कर कृपाशंकर उसके बालों में कंघी फेरने लगे। दो एक स्थानों पर कंघी की उल्टी तरफ से तनिक दबाव डालकर उन्होंने बालों की लहरिया सी बनाई। कई कोणों से पुत्र का केश विन्यास देखा और संतुष्ट हुए। फिर बोले, और शर्ट को पैंट के अंदर करके पहनी है ना? हाँ, अंदर करके ही पहना करो, स्मार्ट लगते हो। खूब ठाठ से रहो बरखुरदार। वैसे तुम चाहो तो एक बार आईना देख लो, कोई कसर तो नहीं रह गई है। कद में मुझसे ऊंचे हो गए हो, ठीक से तुम्हारा सिर नहीं दिखता है। इस दौरान कृपाशंकर ही बोलते रहे। पुत्र तकरीबन चुप ही रहा। वो खिन्न था, क्योंकि परसों कृपाशंकर ने उसे मित्रों के साथ दशहरे का जुलूस देखने को नहीं जाने दिया। अब आज सब मित्र उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। पहले भी बहुत बार उड़ा चुके हैं, पर बाबूजी को इससे क्या? ऐसे सजा धजा रहे हैं जैसे परसों कुछ हुआ ही नहीं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाबूजी उसे इस तरह तैयार करें। पहले अम्मा तैयार किया करती थी जब केजी में भर्ती हुआ, और तब उसका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ था। अम्मा बड़े मनोयोग से उसके लंबे लंबे बालों को बीच से सम भागों में विभाजित कर सिर के दोनों ओर छोटे छोटे जूड़े बना देती। आंखों में अंजन और कनपट्टी में टिठौना। शिक्षिकाएं उसे लड़की समझ लेती। नाम से पता चल पाता था कि वो लड़का है। घर आकर विदेह अम्मा की साड़ी खींच जमीन पर लौट जाता, रोता चिल्लाता। अम्मा अपने बाल कृष्ण की बाल लीला देखकर उस पर निछावर हो जाती। 5 वर्ष की उम्र में मुंडन हो जाने से बालों की समस्या तो सुलझ गई, पर अंजन का प्रयोग अम्मा ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा। अम्मा से छुटकारा मिला तो बाबूजी ने उसे सजाने दजाने का बीड़ा उठा लिया है, जैसे वो दूध पीता बच्चा है। विदेह तेज चाल से बूट पटक कर रोष प्रकट करता स्कूल बैग पीठ पर लाद साइकिल घसीट कर स्कूल चल दिया। मार्ग में साइकिल रोकी, बाल बिखेरे और जेब से छोटी कंघी निकाल अपनी रुचि के बाल संवार लिए। बाबूजी को करण दीवान जैसा लहरियादार केश विन्यास पसंद है तो खुद अपने बाल ऊपर को मोड़ें, पर वे क्या मोड़ेंगे, उनके बाल तो सदैव वामपंथियों की भांति वाम दिशा को भागते हैं। एक वही है जो उनका विरोध नहीं करता, इसीलिए उसे भाड़े के टट्टू की भांति उपयोग करते रहते हैं। अपनी रुचि और पसंद उस पर थोपते हैं, कहते हैं शर्ट पैंट के अंदर करके पहना करो। इस तरह पैंट के ऊपर क्यों कर लेते हो? सुंदर दिखो। सुंदरता क्या मात्र कपड़ों से आती है? स्वतंत्र व्यक्तित्व क्या कुछ नहीं है? क्या आत्मविश्वास कुछ नहीं है? शर्ट अंदर करके पहनना उसे भी अच्छा लगता है, पर यूनिफॉर्म की शर्ट को छोड़कर और कोई शर्ट अंदर नहीं करता। बाबूजी का विरोध कर उसे आज़ादी का बोध होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने का संतोष मिलता है। सच कहें तो उसे बाबूजी का जी दुखाने में आनंद आता है। जब से उसने किशोरावस्था में कदम रखा है, बाबूजी उसे सबसे बड़े दुश्मन लगने लगे हैं। कितनी कठिनाई से तो बाबूजी ने उसे अपने साथ सुलाना छोड़ा है। वो अपना अलग कमरा, अलग बिस्तर चाहता है। बाबूजी को ये समझाने में उसे बहुत बार वाक युद्ध करना पड़ा। उसे अपने कमरे में माइकल जैक्सन और सलमान खान के पोस्टर लगाकर स्वतंत्रता का बोध होता है। कमरे में अपने व्यक्तित्व की छाप देखकर उसे अच्छा लगता है। कानों से वॉकमैन लगा बाबा सैगल के गाने सुनता हुआ वो घंटों मगन रहता, पर बाबूजी को उसकी ये आज़ादी फूटी आँख नहीं सुहाती। कहते हैं, विदेह क्या ऊट पटांग काम करते हो? अरे, इनकी जगह कोई और तस्वीर टांगो।
वो क्रोध में मुट्ठियां भींचने लगता। बाबूजी का अनुशासन प्रशासन अपने कमरे में नहीं चलने देगा। इस वर्ष 12वीं में पढ़ रहा है, कब तक इनकी तानाशाही सहे। वे कहते तो बड़ी अकड़ से हैं कि बेटा खूब पढ़ो, ज़मीन जायदाद भी बेचनी पड़े तो भी तुम्हें डॉक्टरी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो क्षुब्ध हो उठता है। कैसे पढ़ाएंगे आप मुझे? घर से बाहर छात्रावास भेजेंगे भी? छात्रावास क्यों, किराए पर कमरा लेकर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ जो रहेंगी। नहीं, मैं छात्रावास में रहूँगा। गोद का बच्चा नहीं हूँ जो चम्मच से दूध पीऊँ। मुझे आपकी बनियान और जूते सही आने लगे हैं, और आप हैं कि? विदेह बोला, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम जो बड़े हो गए हो, कहकर बाबूजी उसकी बलिष्ठ देह यष्ट देख गर्व से भर जाते। नहीं, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। आप और अम्मा मुझे बड़ा होने ही नहीं देते। शरीर बढ़ने से क्या होता है? आप लोग मुझसे अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार जो करते हैं, कह विदेह और तन जाता। बेटा, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, हमें सदैव तुम्हारी चिंता लगी रहती है, पर तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझोगे। उसके लिए पिता का हृदय चाहिए, कहकर बाबूजी नित्य की भांति उसके सिर पर हाथ फेर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और वो घुटने टेक देता है। वो मानता है कि अम्मा बाबूजी उसे अपने प्राणों से अधिक चाहते हैं, पर वे समझते क्यों नहीं कि वो मात्र उनका पुत्र होने के साथ उसका एक पृथक व्यक्तित्व है जो अपनी इच्छा का कुछ करना चाहता है। उसे उनके सानिध्य से अधिक आनंद मित्र मंडली में आता है। यदि परसों वो मित्रों के साथ दशहरे का जुलूस देखने चला जाता तो पहाड़ न टूट पड़ता, पर बाबूजी कहाँ मानने वाले थे। आज उसे स्कूल में कितना नीचा देखना पड़ेगा, लड़के हंसी उड़ाएंगे। कितना खुश था तब जब वो लड़के दशहरे का जुलूस देखने का कार्यक्रम बना रहे थे, उसने भी हामी भर दी थी। पर बाबूजी ने ये कहकर गुड़गोबर कर दिया, बेटा रात में कहाँ घूमने जाओगे? कितनी तो अपहरण की घटनाएं सुन रहे हैं। बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, दिन में चले जाते तो। बाबूजी, आप भी हद कर देते हैं। लाइट क्या दिन में देखी जाती है? विदेह ने कहा था। ओह हाँ। बाबूजी अपने कहे पर हंसने लगे, फिर बोले, तो मेरे साथ चलो, मैं दिखा लाऊंगा, जो कहोगे खरीद दूंगा। क्या करूं बेटा, जान बस तुम में ही रहती है। विदेह का सारा प्रयास विफल हो गया। जब वो बाबूजी के साथ स्कूटर पर बैठकर शहर की सजावट देखने निकला तो उसका उत्साह मर चुका था। वो बस मुंह फुलाए पीछे बैठा था और बाबूजी कमेंट्री सी कर रहे थे। देखो गौशाला चौक की, ये भैंसखाना, ये समरिया चौक अच्छी है ना। झांकियों के आगे लड़के नाचते चल रहे थे। एक झांकी के आगे एक ग्वाला अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं की धुन पर मस्त ही थिरक रहा था। कितना स्वतंत्र है ये ग्वाला, कितना स्वावलंबी। ये सोच विदेह का जी चाहा कि स्कूटर से कूदकर सड़क पर नई उम्र की नई फसल की तरह लहराए, नाचे गाए। पर ऐसा करने से बाबूजी को उस भीड़ में खो जाने का जोखिम दिखने लगेगा। विदेह को अपनी जिंदगी एकदम निरर्थक, नीरस, उबाऊ और अजायब घर के पिंजरे में बंद बंदर की सी लगी। वो कुछ और आगे बढ़ा तो मित्र मंडली दिख गई। वे लोग गोल घेरा बना खड़े हो लहर, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मित्रों को देख विदेह चोरों की भांति मुंह छुपाने लगा। फिर भी दयाराम ने देख ही लिया, सो वो चिल्लाया, ओए विदेह, हमारे साथ क्यों नहीं घूमता रे? कृपाशंकर अनसुना कर तेजी से स्कूटर भगा ले गए। विदेह ये सोच बुरी तरह लज्जित हो उठा कि अब स्कूल में लड़के उसका मजाक उड़ाएंगे। वो स्कूल पहुंचा तो सचमुच ही छात्र उस पर टूट पड़े। विदेह, अब तो बाबूजी को स्टेपनी बनाना छोड़ दे। लॉलीपॉप खरीदा? या ना ना ना, तू आता तो हम तुम्हें गोद में उठाकर सुरक्षित घर छोड़ आते। कटाक्ष और ठहाके। विदेह की तीव्र इच्छा हुई कि स्कूल की इस 3 मंजिली इमारत से कूद खुदकुशी कर ले, अपने बाल नोच ले, कपड़े फाड़ डाले या फिर जोर जोर से रो पड़े। वो ये देखकर अत्यंत लज्जित था कि छात्राएं भी दुपट्टे से मुंह छुपाकर हंस रही थीं, और वे हंसे भी क्यों ना, क्योंकि वो है ही ऐसा लल्लू। लड़कियां तक धड़ल्ले से बाइक चलाती स्कूल आती हैं और वो सड़ियल साइकिल से। बाबूजी कहते हैं, अभी तुम छोटे हो, बाइक से दुर्घटना हो सकती है, साइकिल से जाओ। पता नहीं वो कब तक छोटा रहेगा। उसका पड़ोसी प्रबोध 13 साल का है और स्कूटर चला लेता है। साइकिल तो वो बात बात में सीख गया, और विदेह को विधिवत साइकिल सिखाने के लिए बाबूजी हवाई पट्टी ले जाते थे। हाँफते हुए पीछे पीछे दौड़ते और गिरने से पहले ही थाम लेते। प्रबोध ताना मारता, जब तक घुटने नहीं फूटेंगे नज़र नहीं खुलेगी, साइकिल कभी नहीं सीख सकोगे तुम। शायद इसीलिए उसे साइकिल सीखने में 1 वर्ष लग गया।
क्योंकि बाबूजी ने उसके घुटने फूटने ही नहीं दिए। उससे तो प्रबोध का जीवन अच्छा, जहाँ जाना चाहो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। फिर भी प्रबोध मरा जाता है मेरे इकलौता होने के लिए। कहता है, विधे तेरे तो मज़े हैं और हम लोग 8 भाई बहन, सबकी उतरन पहनो, ना ढंग से खाने को खाना, ना सोने की जगह। मैं सौदा सुलभ से पैसे यूं ही थोड़ी ना चुराता हूँ, बढ़िया चीज़ देखकर लालच आता है तो चुराना पड़ जाता है। विदेह दुखी भाव से बोलता। प्रबोध, भाड़ में जाए इकलौता होने का सुख। अम्मा बाबूजी मेरी एक एक सांस का हिसाब रखते हैं। संडास में थोड़ी देर हो जाए तो घबराई अम्मा पूछने लगती हैं कि बेटा कुछ परेशानी है क्या। चीज़ें मेरे पास बहुत हैं, पर अपनी रुचि की, अपनी पसंद की और अपनी समझ से खरीदी हुई एक भी नहीं। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि तेरी तरह सौदा सुरफ लेने जाऊं, पर यहाँ तो सब्जी भाजी लाने अम्मा झोला लटकाए चल देती हैं और बाकी सामान बाबूजी ले आते हैं। अरे इकलौता है ना, इसलिए नखरे दिखा रहा है, प्रबोध बोला। पहले विधेय सचमुच अपने इकलौते साम्राज्य पर इठलाता था, पर अब उसे माता पिता का अतिरिक्त संरक्षण फांस सा चुभता है। बंदिश लगती है, दबाव प्रतीत होता है, असुविधा होती है। पर जैसे उसकी उम्र के अनुपात में अम्मा बाबूजी का पुत्र प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। उसकी स्कूल फीस अब भी बाबूजी ये कहकर जमा करने जाते हैं कि विदेह बच्चा है, पैसे घुमा देगा, या कोई लड़का मूर्ख बनाकर ठग लेगा, या बेचारा घंटा भर कहाँ लाइन में लगा रहेगा। उसके सहपाठी अपनी फीस स्वयं जमा करते हैं। मध्यावकाश के बाद का घंटा निकल जाता है, तब कक्षा में ये कहते पहुंचते हैं, सर फीस जमा कर रहे थे, बहुत लंबी लाइन थी। उसकी भी इच्छा होती कि फीस जमा करने के बहाने भौतिक विज्ञान का बोगस घंटा कम से कम एक दिन तो गोल कर दे, पर बाबूजी के चलते ऐसा अवसर कहाँ मिल सकता है। कितनी कठिनाई से तो उसे ट्यूशन पढ़ने जाने की अनुमति मिली है। बाबूजी तो घर में पढ़वाना चाहते थे, पर सर के पास समय नहीं है। 6-6 लड़कों के समूह में पढ़ाते हैं। बहुत दिनों तक बाबूजी उसे लेने और छोड़ने जाते रहे। अन्य लड़के आपस में हंसी ठट्टा करते, पढ़ाए गए अध्याय की चर्चा करते हुए घर लौटते और विदेह बाबूजी के साथ जैसे सिपाही चोर को हथकड़ी डालकर ले जा रहा हो। उसने 2 दिन अनशन किया, तब कहीं बाबूजी ने पीछा छोड़ा। अब वो भी लड़कों के साथ हंसता बोलता, पढ़ने में आनंद लेता। उसे ये 1.5 घंटा प्रिय था, सो वो कई बार झूठ बोल देता, अम्मा आज सर देर तक पढ़ाएंगे, चिंता ना करना। इस तरह वो मित्रों के साथ ऑडियो कैसेट की दुकान पर खड़ा हो संगीत सुन लेता या अन्य दुकानों पर पसंद की वस्तुएं देखता। किंतु एक दिन उसके विलंब के कारण खोजने बाबूजी निकल पड़े। सर से ज्ञात हुआ कि वे नियत समय तक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर दूसरा समूह आ जाता है। विधेयक घर पहुंचा तो जांच बैठा दी गई। बाबूजी पूछने लगे, सर देर तक पढ़ाते हैं, आज पढ़ाया? तुम झूठ बोलने लगे हो, इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ रहो, आजकल के लड़के तुम्हें बर्बाद कर देंगे। झूठ, चोरी, मक्कारी, नशा, सट्टा सब सिखा देंगे। बाबूजी मेरे मित्र ऐसे नहीं हैं, सभी भले घरों के हैं, विदेह कहता। वे भले हैं, बुरे तो हम हैं जो तुम्हारे पीछे प्राण दिए जा रहे हैं। हमारी बातें सुनने में कड़वी अवश्य हैं, पर तुम्हारा हित करेंगी। कहते हुए उग्र कृपाशंकर अगले क्षण नरम पड़ जाते। बेटा तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, गलत राह पकड़ोगे तो हमें बहुत पीड़ा होगी। तुमसे बहुत आशाएं हैं, अब कभी झूठ ना बोलना। तुम हमारे प्राणाधार हो। प्राणाधार नहीं बल्कि गुलाम कहें तो उपयुक्त होगा। लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि भारत आज़ाद है। अरे उसे तो आज़ादी दिखाई नहीं देती। देश भले ही आज़ाद हुआ हो, पर वो अब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक अम्मा बाबूजी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहेंगे। उसे बस एक ही दिन पसंद रहा है, अपना जन्म दिवस। मित्र कितना हंगामा करते थे, लेकिन उसे बाबूजी किसी मित्र के जन्म दिवस पर भी नहीं जाने देते। जाने देंगे तो इस शर्त पर कि लौटते हुए रात हो जाएगी, सो वे स्वयं ही लेने आएंगे। उसे ये अनुबंध स्वीकार नहीं। इससे तो अच्छा है वो न जाए। व्यर्थ ही मित्रों के मध्य खिल्ली उड़ेगी। बाबूजी रूठे पुत्र को मनाने लगते। अच्छा बताओ क्या खाओगे, मैं बाजार से ले आता हूँ। उसे अच्छा खाना नहीं, मित्रों का साथ चाहिए। हंसी ठिठोली हुड़दंग किस बाजार से खरीद लाएंगे बाबूजी। अब तो उसे मित्रों ने यह कहकर बुलाना ही छोड़ दिया है। विदेह को बख्श दो यार, बाबूजी उसे लोरी गाते हुए सुला रहे होंगे। अब तो ऐसी छेड़छाड़ रोज का काम हो गया है। स्कूल में जब तक रहा लड़के उसे छेड़ते रहे। वो रुआंसा हो आया, पढ़ने में मन नहीं लगा।
शिक्षक ने प्रश्न कुछ पूछा और उसने उत्तर कुछ दिया। पूरी कक्षा हंस पड़ी। छुट्टी हुई तो घर जाने की इच्छा नहीं हुई। निरर्थक इधर उधर भटकता रहा। घर आधा घंटा देर से पहुंचा। दूर से दरवाजे पर उसकी बाट जोहती अम्मा दिख गई। वो चिढ़ गया। अपने घर के दरवाजे पर खड़ा प्रबोध उछल उछल कर बताने लगा, तेरी अम्मा चिंता कर रही हैं, कहाँ रह गया था? मैं बस तुझे ढूंढने ही निकलने वाला था। ये सुनकर विदेह की क्रोधाग्नि में घी पड़ गया। कहने लगा, ये अम्मा भी, प्रबोध उससे छोटा है, फिर भी उन्हें विश्वास है कि प्रबोध उसे उंगली पकड़ कर ले जाएगा। विदेह ने तय किया कि कल 1 घंटा देर से आएगा, कर ले जैसे जो करना है। अब तो इस लाड़ दुलार से गुलामी की बू आने लगी है। 5-10 मिनट देर होना अपराध तो नहीं। अरे वो कुछ देर मित्रों से बात कर सकता है, साइकिल पंक्चर हो सकती है, चक्का जाम हो जाता है, उसे इतनी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। ये अम्मा बाबूजी तो उसके मौलिक अधिकार ही छीन लेना चाहते हैं। आत्मविश्वास कम कर रहे हैं, कुंठित कर रहे हैं। अम्मा को तो विलंब का एक कारण ज्ञात है कि दुर्घटना हो गई या उसका अपहरण हो गया। अपहरण ही हो जाए तो अच्छा, इस दास्ता से तो मुक्ति मिले। उसे भी तो पता चले कि स्कूल से घर के अतिरिक्त भी कोई मार्ग है जिस पर वो बाबूजी की उंगली थामे बिना चल सकता है। अपहरण की बात सुन प्रबोध खूब हंसा, फिर ताली पीट अपने स्थान पर लट्टू सा घूम गया। बोला, ग्रेट आइडिया, अपहरण की प्रतीक्षा में ना बैठे रहो मेरी जान, वरना बाबूजी तुम्हें मानसिक रोगी बना देंगे। अपहरण नहीं होता तो चलो हम खुद ही भाग चलें। मैं भी अपने घर की गरीबी से परेशान हूँ। मुंबई चलेंगे, घूमेंगे, छोटा मोटा काम पकड़ लेंगे, आज़ादी रहेगी। ये सुनकर विदेह के माथे पर पसीना चुचुहा आया। वो सिहर उठा, पैरों में कंपन समा गया। तू फालतू बात करता है प्रबोध, विदेह घबराया सा बोला। एकदम खरी बात कहता हूँ। यहाँ से कटनी जंक्शन तक बस में, फिर रेल में, बहुत सी रेल मिल जाएंगी। प्रबोध बोला, तू बस में टिकट कटा लेगा? विदेह ने पूछा। और क्या, अपनी चाची को रायपुर छोड़ने अकेला जा चुका हूँ। तेरी तरह बाबूजी की उंगली थाम कर नहीं चलता, पर तू क्या भागेगा बाबूजी का पिट्ठू। मैंने जीव विज्ञान में पढ़ा है कि जंतु 2 प्रकार के होते हैं, मेरुदंड मतलब वर्टिब्रा वाले और बिना मेरुदंड वाले नॉन वर्टिब्रा। तू मेरुदंड वाला होते हुए भी बिना मेरुदंड वाला है, समझा? प्रबोध बोला था। वो ऐसा निडर निर्भय होकर बोल रहा था जैसे दुनिया की सैर अकेले कर सकता है। उसका आत्मविश्वास और साहस देख विदेह की हीनता बढ़ गई। चेहरा निस्तेज हो गया। हाथ स्वयं पीछे मेरुदंड पर चला गया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वो मेरुदंड विहीन नहीं रहेगा। उसे आज़ादी चाहिए, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो रात भर योजना बनाता रहा। दूसरे दिन विदेह और प्रबोध ये सोच स्कूल जाने के बहाने घर से निकल पड़े कि स्कूल 8 घंटे चलता है, इससे पहले उन्हें ढूंढने जाने का मतलब ही नहीं। तब तक तो वे न जाने कहाँ पहुँच जाएंगे। बस में विदेह पहली बार यात्रा कर रहा था। अब तक तो अम्मा बाबूजी के मध्य बैठता रहा है। अकेले यात्रा करने का उसका ये पहला अनुभव था। उसे लग रहा था कि वो समर्थ है, सक्षम है, स्वावलंबी है, शक्तिवान है, परजीवी और मेरुदंड विहीन नहीं है। जैसे जैसे कटनी जंक्शन नज़दीक आ रहा था, उसकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। वो आज़ादी की खुमारी में डूबा था कि पीछे से किसी ने पुकारा, विदेह तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? लखन मामा जो पिछले स्टेशन से बस में चढ़े थे मिल गए। विदेह को मस्तिष्क के सारे तंतु सुप्त होते जान पड़े। प्रबोध कोई उपयुक्त बहाना ढूंढता उसके पहले ही मारे घबराहट के विदेह ने सच बोल दिया। प्रबोध और विदेह स्तब्ध थे। इस तरह रंग में भंग होगा उन्होंने नहीं सोचा था। कटनी जंक्शन पर उतरकर दूसरी बस पकड़कर मामा दोनों को वापस लौटा ले चले। विदेह और प्रबोध को अगल बगल थामे तूफान मेल की भांति लखन मामा घर में घुसे। अम्मा बुरी तरह रो रही थीं और थाने में रपट लिखाकर लौटे बाबूजी सिर थामे बैठे थे। छोटी मोटी भीड़ जमा थी। मामा गर्जे, जी संभालो लाडले को। आज़ादी की खोज में मुंबई जा रहा था। किसी आपराधिक गिरोह के हत्थे चढ़ जाता तो आज़ादी का भूत सिर से उतर जाता। मेरे लाल। अम्मा हाल ही में बच्चा जनने वाली गाय सी अपनी बछड़े की ओर लपकी। वहीं रुक जाओ जीजी, मामा गरजे। बाबूजी तो ठगे से ही खड़े रह गए थे। अम्मा भी ठिठक गई। मामा बोले, गुस्सा तो मुझे ऐसा आया था कि इस नालायक को बस में ही रुई की तरह धुन दूं, पर तनिक ठंडे दिमाग से इसकी बातें सुनी तो पाया कि बच्चे का उतना दोष नहीं जितना आप दोनों का है।
ये बेचारा कुछ क्षण अपने ढंग से जीना चाहता है। इसे अपने हम उम्र दोस्तों के बीच जो आनंद आता है वो आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। ये एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिक भोजन से अजीर्ण हो जाता है। विदेह को लाड़ दुलाड़ का अजीर्ण हो गया है। क्या प्रेम साथ चिपके रहकर ही प्रदर्शित हो सकता है? इस तरह लोग इसके आत्मविश्वास को खोखला कर रहे हैं। जब तक ये बाहर थपेड़े नहीं खाएगा मजबूत नहीं बनेगा। इसमें प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित नहीं होगी। आप दोनों स्वयं को इस तरह इतनी बुरी तरह थोप चुके हैं इस पर कि इसका सांस लेना दूभर हो गया है। अभी भी समय है गलती सुधारने का। इस बार तो मैंने इसे रोक लिया, अगली बार कौन रोकेगा? लखन मामा बहुत कुछ कहते रहे। बाबूजी और अम्मा मुंह फाड़े अवाक खड़े थे। विदेह कमर तक झुका जा रहा था, जैसे लज्जा से जमीन में गड़ जाना चाहता हो। प्रबोध की माँ उसे मारती हुई घसीट ले गई। भीड़ की एक टुकड़ी उन दोनों के साथ हो ली। इधर कुछ क्षण चुप्पी में गुजरे, फिर बाबूजी कातर स्वर में बोले, बेटा क्षमा कर दे, अपने पिता को क्षमा कर दे। बाबूजी कहते हुए विदेह पिता से लिपट गया। वह भयभीत था, ग्लानि में डूबा था। ग्लानि के उन क्षणों में उसे पिता से लिपटना बड़ा सुखद और सुरक्षित लगा। बाबूजी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है, पर हम दोनों से, मुझसे स्नेहवश और तुमसे अज्ञानतावश। आज तुम्हारे लखन मामा ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा लगाव किस काम का जो बच्चे का विकास रोक दे, उसे ऐसा दिशाहीन बना दे कि वो घर से भागने जैसा घातक कदम उठा ले। मुझे क्षमा कर दे बेटा, कृपाशंकर बोले। पिता पुत्र विलाप करते रहे। अम्मा निकट आ विदेह की पीठ पर हाथ फेरने लगी। भीड़ छट रही थी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी आज़ादी। सुषमा मुनींद्र जी सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं पर बहुत महीन नज़र रखती हैं और उस पर कहानी लिखकर और उसका समाधान भी बताती हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको याद दिला दूँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी खातिर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।